हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाइट्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आपको भी अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशन में, देन व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा वन बाय वन डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है, तो इसको मिस मत करना, एंड तक देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। ये सारी जो स्ट्रेटजी है मैंने खुद फॉलो करी है। बहुत सारे टॉपर्स के जो इंटरव्यू है पहले मैंने खुद भी देखे हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी मेरे लिए बनी मैंने उसको फॉलो किया, और अभी मैं उसमें से भी ऑप्टिमाइज करके आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आई हैव वर्कड एज ए जूनियर इंजीनियर। मैंने बायजूस के साथ भी काम किया है, क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम्स, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और मैंने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है जिसमें 163 आउट ऑफ 200 मेरे टीयर 1 में मार्क्स थे। ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी मूव करते हैं कि आगे क्या हम लोग को फॉलो करना है। स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस में आपका हो गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक हो जाएगा आपका इसमें स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, और सब्जेक्ट वाइज जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, और कुछ स्टैटिक पार्ट। ठीक, ये हो गया आपका जीके जीएस में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही वास्ट है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। तो इसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप जीके जीएस को किस तरीके से ऑप्टिमल वे में पढ़ाई कर सकते हैं, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क इंप्रूव कर पाए। मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देखिए कि आपको जीके जीएस में क्या करना चाहिए। आप उस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प ले पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में, अगर आप जीके जीएस में स्टक कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग को क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल, चाहे ऑफलाइन की बात करो या ऑनलाइन की बात करो, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा पेड कंटेंट अवेलेबल है। इतना सारा पढ़ाई करना इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग को क्या करना है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो कुछ रिसोर्सेज सिलेक्टिव हम लोग फॉलो करेंगे, जिनके अलावा हम लोग कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। कुछ सिलेक्टिव रिसोर्सेज होंगे जिनके थ्रू हम अपनी स्टडी करेंगे, और बस उसी को बार बार रिपीट करेंगे। जब हम बार बार किसी एक चीज को फॉलो करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब भी हम उस टाइप के क्वेश्चंस को या उससे रिलेटेड कोई चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है कि हाँ, इसका ये होगा आंसर, या फिर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव टाइप का कंटेंट यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी जो होता है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में लगा के नहीं जा रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू बी द फेलियर। आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने क्रैक कर भी लिया तो आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आने वाली जितना आपने मेहनत करी है। ठीक, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 80 to 90%, 90 नहीं तो 80, 70 to 80% तो होता ही होता है कि वो प्रीवियस ईयर आइदर सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, या फिर वैल्यू चेंज करेगी, या फिर सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर लिए, आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको लगता है कि कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि हाँ ये एक रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा जा सकता है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को फोकस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। जीके जीएस को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, आपको वो टाइप का क्वेश्चंस भी देखना है कि अगर आपने मॉक में देखा कोई रिलेवेंट क्वेश्चन, देन यू कैन टेक दैट क्वेश्चन, और फ्यूचर में आप फिर से अगर रिवाइज करते हैं तो उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई भी पेड कोर्स परचेज करा है किसी भी टीचर का, तो आप उनके जो नोट्स हैं उनमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे, या फिर जब भी आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप उनको भी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का बेसिकली रिसोर्स था, वो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या करना है, कैसे करना है, और किससे प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली इंग्लिश जो है आपका, इट इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई करना, आपको लग रहा है कि आप इसको 30 दिन में कर लेंगे। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट टेक्स टाइम। अगर आप इसके रूल्स रट भी लेंगे तो उनको अप्लाई करना रियल एग्जाम में इतना आसान नहीं होगा। आप रूल्स बेशक रट के चले जाइए, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है आप इतनी आसानी से उनको अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको इसमें थोड़ा टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि 30 डेज में आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, बट इतने नहीं हो पाएंगे जितने कि रीजनिंग और मैथ्स में हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। आपको अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बनेगी तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी रखी है। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया,
और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में बेसिकली ये 3 चीजों को टेस्ट करता है एसएससी, ग्रामर हो गया, वोकैब और आपकी रीडिंग एबिलिटी को। तो ग्रामर में जो क्लास नोट्स आपने किसी टीचर के बनाए हैं, आपने किसी टीचर को फॉलो किया है, किसी का कोर्स परचेज किया है, तो उनका जो क्लास नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन नोट्स को आप बार बार मल्टीपल टाइम्स, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उनको रिवाइज करिए। इसके अलावा जो है बुक से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको क्लास नोट्स के अलावा भी कुछ और देखना है तो आप नीतू मैम की बुक फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश की। ठीक, इस बुक को भी मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा और इसमें जो क्वेश्चंस हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बाद उनको बार बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्लास नोट्स का रिवीजन हो गया, बुक फॉलो करनी है तो नीतू मैम की फॉलो कर लो, उसका रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको उन्हीं टॉपिक्स के बाद जो क्वेश्चंस है नीतू मैम की बुक में उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई आपका टॉपिक वीक रह रहा है और अभी आपका कोर्स पूरा नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब पे बहुत ही शॉर्ट क्रैश कोर्स टाइप के पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं है कोई कोर्स परचेज करने के लिए, तो आप यूट्यूब पे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर का कोर्स परचेज करें, कोई पेड नहीं है ये, किसी भी टीचर का आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग। और उसके जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए बार बार। बुक, अगर बुक की बात करें तो नीतू मैम की बुक है, इसकी आप वोकैब को भी फॉलो करें और इनके जो रूल्स हैं ग्रामर के उनको भी फॉलो करें, प्लस इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उनको भी प्रैक्टिस करें। वोकैब के लिए एक दूसरा सोर्स है नीतू मैम की बुक के अलावा, ये हो गया पहला सोर्स वोकैब के लिए, और दूसरा सोर्स हो गया आपका ब्लैक बुक। इसमें जो भी वोकैब दे रखी है आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। ठीक, अब वोकैब पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया और बहुत ही इफेक्टिव वे है ये किसी भी वोकैब को रिवाइज या फिर याद करने के लिए। आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को पहले उठाना है, पहले उसकी वोकैब खत्म करनी है। सपोज आपने नीतू मैम की बुक को पहले उठाया, इसमें जो भी वोकैब दे रखी है आप उनको डेली पढ़ेंगे। ठीक है, डेली 50 या 100 जितनी भी आप पढ़ सकते हैं, आप उसकी वोकैब को पढ़िए और इसका मीनिंग समझिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 50 to 100 जितने भी आप पढ़ सकते हैं उनको पढ़ के रखिए। उसमें से कुछ ऐसी वोकैब होगी जो आपको ऑलरेडी आती होगी और कुछ ऐसी होगी जो आप पहली बार देख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है कि अगली बार फिर उस बुक को अगले दिन फिर पढ़ना है, जो पिछले पढ़े आपने पहले दिन प्लस आगे के 50, यानी कि पिछले के 50 आपको रिवाइज करने हैं, पिछले दिन जो आपने पढ़े प्लस आगे वाले 50 नहीं पढ़ने हैं आपको। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ना है, थर्ड डे में पिछले वाले रिवाइज करके आगे नए 50 ऐड करने हैं। अब क्या होगा, जब आप 8-10 दिन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ वोकैब आपको याद हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी वोकैब भी है जो आपको बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रही। आपको क्या करना है कि उन पर्टिकुलर वोकैब्स को हाईलाइट कर लेना है जो आपको बार बार पढ़ने पे भी याद नहीं आ रही या फिर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। जब आप उसको हाईलाइट कर लेंगे फिर क्या होगा कि आप जब पूरी वोकैब पढ़ लेंगे, जब आपको याद होने लग जाएंगी चीजें, तो ये जो हाईलाइटेड वोकैब्स हैं इनको ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपने जब नई वोकैब पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको जब प्रीवियस रिवीजन करना है तो सिर्फ ये हाईलाइटेड वोकैब्स को रिवाइज करना है। जो आपको याद है उसको आप क्यों ही रिवाइज करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। आपको इन हाईलाइटेड वोकैब को ही रिवाइज करना है। कम जब समय बचता है एग्जाम से पहले तब भी इन हाईलाइटेड वोकैब्स को ही पढ़ के जाना है, क्योंकि बाकी की आपको ऑलरेडी याद हो गई होगी, याद नहीं होगी तो फिर आप ऑप्शन देख के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है वोकैब को याद करने का जो मैंने फॉलो किया, जो बहुत सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा रीडिंग की बात करें तो रीडिंग एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको रोज ही रीड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन रीड कर लिया फिर 10 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं, आपको रीडिंग रोज करनी है। रीडिंग के लिए आप एडिटोरियल फॉलो कर सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का, कोई एक बुक पढ़ सकते हैं, नोवेल पढ़ सकते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एडिटोरियल जो है ये आप पढ़िए। ये आपकी इंग्लिश को एक अगले लेवल पे लेके जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को, अगर आप एडिटोरियल रोज पढ़ते हैं तो। अकॉर्डिंग टू मी एडिटोरियल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद बुक और आर्टिकल। लेकिन अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप बुक या आर्टिकल से भी फॉलो कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं इंग्लिश वाले, और जब आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाए तब आप एडिटोरियल पे जाइए। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो यू शुड स्टार्ट विद एडिटोरियल। तो ये हो गया इंग्लिश का, किस तरीके से आपको इंग्लिश को फॉलो करना है। जब आप इतना कुछ करेंगे डेली तो उसके अलावा आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एक तो नीतू मैम वाला सोर्स बता दिया मैंने आपको, और जो दूसरा सोर्स है प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक। आप टेक्स्ट बुक का जब मॉक टेस्ट परचेज करे होंगे ऑलरेडी तो आपको क्या करना है कि जो सेक्शनल मॉक होते हैं वो PYQ वाले मॉक सबसे पहले खत्म करने हैं आपको। जब आप सेक्शनल मॉक्स डेली देंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना भी बाकी है। तो सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स एवरी डे, खासकर एग्जाम से 1 महीने या फिर 45 दिन 2 महीने पहले। ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, दिस इज अनअवॉइडेबल, ये आपको करना ही करना है। इसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि आपको इसमें ऐसा ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो लोगों को ऑलरेडी आते हैं, और नहीं आते हैं तो क्या करते हैं कि जो एक टॉपिक आपको जहां पे स्टक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप YT यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं,
और वहां से एक अंडरस्टैंडिंग बना के फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करने पे भी स्टक कर जाते हैं आप मेन एग्जाम में या फिर मॉक में, तो आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स जो भी आपको लग रहा है उसको एक कॉपी में लिख लेना है। तो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। रीजनिंग कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या फिर बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेती है, तो रीजनिंग में इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको इतना कुछ करना है। उसके बाद अगेन सेक्शनल मॉक, इसमें भी आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम इन द रियल एग्जाम। अगर आप सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, सब्जेक्ट के, तो क्या होगा रियल एग्जाम में आपका जो टाइम है वो आसानी से मैनेज हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको डर नहीं लगेगा कोई भी नए क्वेश्चन देख के। क्या होता है कि जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या टॉपिक का, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो जब आपको एक हैबिट बन जाती है कि पहला ही क्वेश्चन हार्ड आ गया, तो आपको उसको स्किप करके अगला क्वेश्चन जाने में इतनी आसानी हो जाती है कि आप इतना लोड नहीं लेते। सपोज आपने मॉक अटेम्प्ट करने की हैबिट है, तो आपने क्या किया, पहले ही किसी भी मॉक में पहले 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी इस चीज की, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वहां पे डगमगा सकता है। क्यों? आपने देखा कि 5 क्वेश्चन छूट गए, अरे बाप रे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्या करते हैं कि आप उन 5 क्वेश्चन को छोड़ के इतना लोड नहीं लेते। आपको पता है कि मेरे लिए टफ है, बाकियों के लिए भी टफ होंगे। आप बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ही आपके बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आपके दिमाग से एक प्रेशर रिलीज हो जाता है कि हाँ इतने क्वेश्चन, मेरे 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में छूटे थे लेकिन मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यानी कि 5 ही क्वेश्चन बचे। फिर आप जब दोबारा उन पे जाएंगे तो आप डेफिनेटली उन 5 में से 5 सॉल्व कर सकते हैं। 5 नहीं तो 3 या 4 तो बड़ी आसानी से आप उनमें से सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज व्हाई यू शुड अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स। अभी मैथ्स की बात करें, सेम मैथ्स में भी आपको करना है। मैथ्स में क्या करना है कि आपने जो भी टीचर के अगर कोर्स लिया है तो उनके नोट्स आपने बनाए होंगे, उनको रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। जो जो वीक टॉपिक्स है आपके, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है आपको। फॉर्मूला बुक बनानी है। अगर आपने किसी भी, जैसे ज्योमेट्री में फॉर्मूले होते हैं, तो आपको फॉर्मूले ऑलरेडी रिवाइज्ड है, याद है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप एक फॉर्मूला की कॉपी बनाइए, एक शॉर्ट कॉपी, छोटी सी कॉपी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इससे क्या होगा ना, इससे जब भी आप कोई नया क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहीं फॉर्मूला में स्टक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया। तो जब आप एक कॉपी बना लेते हैं, इसकी बार बार रिवाइज करते हैं इस चीज को, तो आपको रियल एग्जाम में इतना ज्यादा लोड नहीं देना पड़ता दिमाग पे, इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ता अपने दिमाग को रिकॉल करने के लिए। फॉर्मूला कॉपी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स के लिए, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टक। अगर आपने नहीं बनाई है और आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपने फील किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आपको लगता है बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले की वजह से आप स्टक कर जाते हैं और आपको वो छोड़ने पड़ते हैं। तो फॉर्मूला कॉपी आपको बनाना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करनी है? क्वेश्चंस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे, क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, वो पीवाईक्यू। और इसके अलावा अगर आप कोई एक बुक फॉलो कर रहे हैं, सपोज आप राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार रिवाइज कर लेने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है बार बार। और ये सब हो जाने के बाद जब आपके रियल प्रैक्टिस की बारी आती है तो सेक्शनल मॉक्स अगेन, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। द रीजन इज सेम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेक्शनल मॉक को क्यों अवॉइड नहीं किया जा सकता। और जीके जीएस की बात करें तो अगेन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके लिए अगर आपको डिटेल स्ट्रेटेजी देखनी है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको क्या करना है कि आपने अगर किसी टीचर का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी टीचर का कोर्स नहीं किया है, सेल्फ स्टडी करिए किसी पर्टिकुलर बुक से, तो ये टाइम है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। एक तो ये तरीका हो गया। जो इससे भी बेटर वे है वो मैं कहूंगा 1000 क्वेश्चन बाय डॉक्टर विपिन गोयल, ये स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि स्टडी आईक्यू पे विपिन गोयल सर हैं जो जीके जीएस पढ़ाते हैं, जिनका एक कोर्स है 10,000 क्वेश्चंस बाय विपिन गोयल। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं और इसको किस तरीके से फॉलो करना है वो बताता हूं मैं आपको। आपने कोर्स परचेज करा, आपने क्या किया कि जो जो आपको पढ़ना है, या जो वीक टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लग रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस ओपन करिए और इनको 2x की या 1.5x की स्पीड में अपने कानों में ईयरफोन लगा के सुनते रहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उस सब्जेक्ट को खत्म करिए, जितनी बार आपको लगा सकते हो, जितना आपके पास टाइम है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर जीके जीएस मार्क्स। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज फॉर जीके जीएस। अभी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हम लोगों ने कि क्या क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी हम लोग को देखना है कि मॉक अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मॉक की इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मॉक अटेम्प्ट करना है, क्यों करना है भाई, हम तो रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, हमने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे मॉक नहीं अटेम्प्ट करना है। तो मॉक अटेम्प्ट करने का फायदा क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट, आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होती है, आपकी प्रेशर मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होती है, एरर मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है।
टाइम मैनेजमेंट मतलब आपने कोई मॉक अटेम्प्ट किया 1 आवर फॉर टीयर 1 सब्जेक्ट कितने 4 सब्जेक्ट। अब जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले नंबर पे अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को दूसरे पे अटेम्प्ट करना है, कौन से को तीसरे पे और किस सब्जेक्ट को 4th नंबर पे अटेम्प्ट करना है। जब भी आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहला आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि अगर मॉक में कोई टफ क्वेश्चंस लाइन से 2-3 आ जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों लूज हो जाता है। आप उन टफ क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, और जब उनमें स्टक करते हैं तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता आपके पास, और जब ऐसा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लूज होता है, जिससे कि आपका पूरा पेपर बेकार हो जाता है। तो अब जब आप बार बार इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है ये इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं, सपोज 3-4 क्वेश्चन पहले ही सबसे पहले ही स्टार्टिंग में टफ आ गया किसी सब्जेक्ट के, मैथ्स के सपोज, और जब आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनको स्किप कर देंगे, आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप आगे अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देंगे, फिर आपके पास टाइम बचता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरा ऑलरेडी पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब वो क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो मेरे उस समय टफ होने की वजह से या फिर पहली बार मुझे स्टक ना करने की वजह से मेरे स्किप हो गए थे। तो आप उनको जब अटेम्प्ट करने आएंगे सेकंड राउंड में तो आपके वहां पे भी जो वो क्वेश्चन स्किप हो गए थे वो अटेम्प्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये फायदा होता है किसी भी मॉक को अटेम्प्ट करने का। आपका प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी विल इंप्रूव, टाइम मैनेजमेंट विल इंप्रूव। एरर मैनेजमेंट, एरर क्या होता है कि जब आपने कोई एक मॉक को अटेम्प्ट किया जल्दबाजी में या फिर किसी भी रीजन से आपने उसमें सिली मिस्टेक्स कर दी उस मॉक में, लेकिन जब आप उस मॉक को एनालाइज करेंगे देन यू विल रियलाइज कि इस जगह ये एरर जो मेरे से हुई ये नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, मैं उसे सही कर सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस या फिर कोई और भी रीजन जिसकी वजह से मेरी ये एरर हुई। तो इसको भी आप इंप्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक, जो कि आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक्स, एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल बिफोर योर फाइनल एग्जाम। दिस इज ऑल अबाउट मॉक्स। अभी हम लोग देखते हैं कि मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है और उसको एनालाइज कैसे करना है। टीयर 1 के लिए बेसिकली 4 टॉपिक्स होते हैं, या फिर टीयर 2 के लिए भी, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। जो ऑप्टिमल मेथड मेरे लिए है, जो मैंने फॉलो किया, वो है कि इंग्लिश को मैं पहले नंबर पे अटेम्प्ट करता था, रीजनिंग को मैं दूसरे पे, मैथ्स को 3rd नंबर पे और जीके जीएस को 4th पे। क्या रीजन है इसका? कोई रीजन है या फिर ऐसे ही रैंडमली? इसका एक रीजन है। इंग्लिश बेसिकली क्या होता है कि इंग्लिश को जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला है, ये आपकी मेमोरी में सेव्ड है कि इसमें आपको कोई कॉपी पेन नहीं चलाना है, कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। आपको दिमाग में जो चीजें स्टोर्ड है, दिमाग में जो कॉन्सेप्ट स्टोर्ड है, उनकी बेसिस पे आपको इसको अटेम्प्ट करना है। आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट। जब आप मॉक की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप देखेंगे विद इन 7 to 8 मिनट्स आपका इंग्लिश जो है अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही एक आइडियल टाइमिंग भी है इंग्लिश को अटेम्प्ट करने की। इसके बाद आप मूव करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या होता है कि आपको कॉपी पेन का यूज करना पड़ जाएगा। जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कॉपी पेन तो यूज करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंटेंस आपके दिमाग पे जोर नहीं लग रहा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आप अटकेंगे, उनको आप स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लेकिन सेकंड पे रीजनिंग करने का रीजन यही है कि इसमें बहुत ज्यादा इंटेंस वर्क आप दिमाग से नहीं करना पड़ता। तीसरे नंबर पे जो मैंने रखा है वो है मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है भाई थोड़ा इंटेंस वर्क आपके दिमाग को करना पड़ता है मैथ्स को अटेम्प्ट करने में। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे मैथ्स और 4th पे जीके जीएस। जो मैथ्स की आइडियल टाइमिंग है वो 20 से 25 मिनट, जीके जीएस विद इन 4 to 5 मिनट। अब देखते हैं कि हमने ये जो सीक्वेंस है वो ऐसा क्यों रखा। ऑलरेडी इंग्लिश रीजनिंग के बारे में बता चुका हूं। मैथ्स में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, जीके जीएस में 4 to 5 मिनट। अगर सपोज आप मैथ्स को लास्ट में रखते हैं या रीजनिंग को लास्ट में रखते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आपने जीके जीएस 5 मिनट में क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होती है कि जीके जीएस में आपको जो लगाया है वो टिक किया है वो सही है। मैथ्स में आपको अटेम्प्ट करना है, जो आंसर आएगा वो आपको एक गारंटी है, आपको एक श्योरिटी है कि हाँ जो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है, जो आंसर निकाला है वो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जीके जीएस में ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि मैथ्स को सपोज आपने लास्ट में रखा और जब टाइम जैसे जैसे खत्म होने को होता है तो उस समय एक दिमाग में डर सा आने लगता है, अरे यार 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं और अभी टाइम खत्म होने वाला है। तो आप जब मैथ्स पहले सॉल्व कर चुके होंगे तो आपके पास अगर 2 मिनट भी बचे होंगे ना आखिरी में, तो आप जीके जीएस में आपको पता है कि कोई गारंटी नहीं है सही होने की, तो आप जो दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है किसी का आंसर वो आप देखते से टिक कर देंगे। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालना है, आपको सिर्फ देखना है टिक करना है, देखना है टिक करना है। तो उस समय एक हड़बड़ी नहीं आती। जबकि आप मैथ्स को या रीजनिंग को आखिरी में रखेंगे तो आपका हड़बड़ाहट में जो आप 2 क्वेश्चंस जीके में ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं या फिर पहले मैथ्स या रीजनिंग में सॉल्व कर सकते थे, वो अगर आप आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको सॉल्व करने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस सीक्वेंस फॉर यू गाइस एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, जो मैंने फॉलो किया। अभी जब आप मॉक अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, एक कॉपी बनानी है, मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं उनके कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ मैं अटका था या फिर मेरी गलती हुई थी। उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, रिवाइज दोस टॉपिक्स, और
उनके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, वही पीवाईक्यू या फिर जो भी आपने कोर्स ले रखा है वहां से। अभी क्या करना है, एक और चीज आपको देखनी है कि एवरेज टाइम आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना लग रहा है। टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है उसमें दे रखा होता है कि एवरेज टाइम आपने कितना लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जबकि एक्चुअल एवरेज टाइम जो बाकी की जनता ले रही है वो कितना लेती है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ क्योंकि बाकी के लोग जल्दी कर ले रहे हैं लेकिन मुझे टाइम लग रहा है। ठीक, तो ये भी आपको देखना है। ये हो गया मॉक अटेम्प्ट करना और एनालाइज कैसे करना है। अब जो मस्ट है, टू डू थिंग जो आपको मस्ट फॉलो करना है, वो आपका हो गया रिवाइज। आपको रिवाइज डेली बेसिस पे करना है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज ए 5 पॉइंटर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना है। रिवीजन में क्या क्या, वोकैब डेली, एग्जाम से पहले भी, एक दिन पहले भी आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट रूल ग्रामर के, मैथ्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और रीजनिंग की बात करें तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने अलग से लिख रखे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के जहां पे आप स्टक करते हैं वो। जीके जीएस आपको रिवाइज करना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डॉक्टर विपिन गोयल का कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा एक वीडियो पड़ा है ऑलरेडी इस चैनल पर ही, आप उसको देख सकते हैं कि अगर आप जीके में स्टक कर रहे हैं तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग विच यू मस्ट डू, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर करनी है, जो आपको अवॉइड करनी है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको कि भाई मैंने ये टॉपिक कर लिया, अब इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ गया तो नहीं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाए हैं, आपने अपने सिलेबस को कवर किया है जितना करना था, आपने उसको रिवाइज किया है, तो यू शुड नॉट वरी। अगर एक दो क्वेश्चन बाहर आ भी जाएंगे तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएंगे, सभी लोगों के लिए आएंगे। और अगर कुछ लोग उसको कर भी लेंगे तो आपके रैंक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन यू शुड नॉट ओवर थिंक, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करेगा। 100% सिलेबस की तरफ मत भागिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना है। जीके जीएस में आप देख रहे हैं कि टाइम नहीं बचा, फिर भी आप चेज कर रहे हैं कि मुझे 100% की तरफ जाना है। नहीं, दिस इज नॉट डूएबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। जितना कर रहे हो उसको बार बार 3-4 बार करके जाइए। जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन जो आता है वो 100% आता है। इस तरीके से होना चाहिए आपका, तभी आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता यार कि आपने कुछ कर लिया बस हवाबाजी में और वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो क्या मतलब है आपका 100% सिलेबस का। जो किया है वो 100% होना चाहिए, दैट विल इंप्रूव योर मार्क्स, जो कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन देगा। जो टॉपिक या क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इररिलेवेंट है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग है, जो आपको लगता है कि नहीं आप कैट के क्वेश्चन सपोज सॉल्व करने बैठ गए, तो ये एक मेरे ख्याल से इररिलेवेंट चीज है। पहले आपने जो रिसोर्सेज अपने लिए बना रखे हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर टाइम बता है तब आप इसकी तरफ जाइए, अदरवाइज देयर इज नो नीड इस चीज की। क्योंकि एसएससी यार इतना ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक दो क्वेश्चन पूछेगा भी तो हर किसी के लिए टफ होंगे। एक दो लोग ही उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो कहीं और लैग कर जाएंगे। और नहीं भी करते हैं तो एक दो लोग ही ऐसे होंगे जो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। आपको सिर्फ आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक दो रैंक आ भी जाएगी तो उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इररिलेवेंट चीजों की तरफ मत भागिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस नॉट द आउटकम। आप सिर्फ एफर्ट लगा सकते हैं, आउटकम क्या आने वाला ये आपको नहीं पता, ना आप इसको पता कर सकते हैं, ना ये आपके कंट्रोल में। तो आप सिर्फ एफर्ट ही लगाइए, बाकियों की चीज में आपको सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। द सेकंड थिंग इज एन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आपने पूरे एफर्ट लगाए फिर भी आउटकम आपके फेवर में नहीं आता है तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। देयर आर lakhs of people who are attempting this exam और सीट्स लिमिटेड है, पीपल अनलिमिटेड, काइंड ऑफ 30 लाख इसको फॉर्म फिल करेंगे या करते हैं, 35 लाख, जिसमें से एटलीस्ट 10 लाख तो अपीयर होते ही होते हैं ना। अगर अपन 33.33% भी अटेंडेंस रेशियो समझ के चलें तब भी 10 लाख तो अपीयर होगा ही बच्चा। 10 लाख में से 10,000 15,000 सीट होती हैं, हर किसी को तो मिल नहीं जाएगी, कुछ लोगों के हाथ में वो सीट आने वाली है। तो आप इतना लोड लेके इस एग्जाम को ना बैठिए, सिर्फ ये डिसाइड मत करिए कि यही है जो कुछ है। नहीं, लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बहुत सारे ऐसे, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु डोंट नो अबाउट एसएससी एट सक्सेसफुल। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसको एसएससी के बारे में पता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब हम एक लूप में फंस जाते हैं ना, एसएससी की तैयारी में फंस गए या किसी और एग्जाम की तैयारी में फंस गए, तो हमें एक डिजायर हो जाती है कि नहीं भैया एसएससी ही मिलेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं, या फिर यूपीएससी ही मिलेगा तभी हम सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज नॉट ट्रू, इसमें लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपनी एफर्ट लगाने हैं। आउटकम आया सो फार सो गुड, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे बॉटम ऑफ हार्ट से कि आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए।
आपको सिर्फ फोकस करना है अपने एक्शंस पे, आपको अपने डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स को फॉलो करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने बताया वो सब फॉलो करना है, और आपको लोड नहीं लेना है। अगर आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको लगता है कि और कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मुझे बताना चाहिए यहाँ पे आके, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।